संख्या। देखो हमारी जो संख्या है दो प्रकार की रहती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो रहती है वास्तविक संख्या जिनके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एक रहती है अवास्तविक संख्या। कौन सी? अवास्तविक, जिन्हें हम काल्पनिक भी बोलते हैं। दूसरी संख्या रहती है अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक। अच्छा, अवास्तविक संख्या कौन सी रहती है? इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हम 11 में पढ़ेंगे। 11 में चैप्टर आता है इनका स्पेशल। जैसे अगर अंडर रूट में कोई भी माइनस की संख्या है तो वो हमारे लिए अवास्तविक संख्या है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी संख्या हमने बचपन से पढ़ी है, जितनी भी संख्या में देखने को मिली है, वो सब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा हुआ है, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। अब समझने की जरूरत है, परमेय और अपरमेय वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेय और अपरमेय से कुछ सवाल बनते हैं। परमेय कौन सी रहती है, अपरमेय कौन सी रहती है? देखो अपरमेय संख्या वे संख्या जो अंडर रूट में होती है, वे संख्या जो अंडर रूट में होती है ना, वह अपरमेय संख्या कहलाती है। मगर वो वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। वर्ग संख्या का मतलब जैसे 2 का वर्ग कितना रहता है? 2 का वर्ग रहता है 4। तो ये 4 अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये अंडर रूट में है तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है, ठीक है। जैसे 3 का वर्ग कितना रहता है? 9। अगर इसको अंडर रूट में करेंगे तो 3 से बाहर निकल आएगी। तो को ध्यान रखना है कि वर्ग संख्या अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी संख्या अंडर रूट में रहेंगी वो सब रहेंगी अपरमेय। उसके अलावा सब संख्या रहती है परमेय। अच्छा, परमेय संख्याओं को बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है। कितनी भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में। जितने भी पूर्णांक है वो परमेय है और जितने भी भिन्न रहते हैं वो परमेय। देखो भिन्न तो सीधा सीधा मतलब है जो बटे की संख्या है वो सब भिन्न संख्या है, ठीक है। अगर दशमलव संख्या बोले बात एक ही है। अच्छा, और पूर्णांक कौन से रहते हैं? पूर्णांक रहते हैं, देखो ये रहती है 0, ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। बाकी की जितनी माइनस की संख्या है, जितनी प्लस की संख्या है, वो सब किसकी आएगी? वो सब रहती है हमारी पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गई। अब हम मेन टॉपिक में पहुंचते हैं जो हमारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्या, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसे हमने लिखा 5, ये देखना है किसी के पहाड़े में आता है या नहीं आता। देखो 5 किसी के पहाड़े नहीं आता, एक तो 1 के में आता है और एक 5 के में आता है, बस। तो मतलब 5 के कितने खंड हो गए? 2। कौन कौन से? 1 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। मतलब ये अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिखा 31। अब ये 31 किसके पहाड़े में आता है? किसी के में नहीं आता। एक तो 31 के में आता है और एक 1 के में आता है। कहने का मतलब इसका 1 और 31 2 से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो ये कौन सी? अभाज्य है, ठीक है। और जिंदगी में हमें अभाज्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान से और अपने आप से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भाज्य संख्या कौन सी है? देखो भाज्य 4। क्यों? देखो 4, देखो ये किसके बारे में? 1 के में आती है, 2 के बारे में आती है, 4 के बारे में आती है। इसके 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है कहने का सिंपल सा मतलब है ये भाज्य संख्या है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 18। देखो 18 किसके बारे में आती है? 18 1 के बारे में आती है, 2 के बारे में आती है, 3 के बारे में आती है, 6 के बारे में आती है, 9 के बारे में आती है, 18 के बारे में आती है। मतलब 18 2 से ज्यादा के बारे में आ रही है। कहने का मतलब इसके 2 से ज्यादा है, ये जिंदगी भर परेशान रहेगी। जिसके 2 से ज्यादा रहते हैं वो रहती है भाज्य, ठीक है, मतलब गुणनखंड। अगर आप 18 के वैसे खंड करोगे तब भी 2 से ज्यादा आएंगे। देखो 2 9 3 3 3 एक अंक, देखो 18 के कितने आए? 2 से ज्यादा है। सिंपल कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 18 क्या है? हमारी भाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हमने लिखी 2 संख्या, ठीक है। 2 संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में बोले कि इन दोनों का जो HCF है वो होना चाहिए 1। जैसे 8 और 16, देखो किसके बारे में आते हैं? 8 के बारे में और 16। 8 के बारे में दोनों आते हैं, 8 भी आता है 16 आता है। तो कहने का मतलब ये सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा 7 और 35, ये सहभाज्य संख्या का युग्म है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 7 के बारे में ये भी आता है और 7 के बारे में ये भी आता है, ये भी युग्म नहीं है। अच्छा, जो किसी के बारे में नहीं आएगा, जैसे 5 और 31, मतलब ये दोनों किसी के बारे में आते नहीं आते, तो ये कौन सा सहभाज्य? दूसरा जोड़ा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 18 और 35। अब ये दोनों मिलके बताओ ये सहभाज्य है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ना ये दोनों किसी एक के बारे में आते नहीं। 18 जिसके बारे में आता है उसके बारे में 35 नहीं आता, और जिसके बारे में 35 आता है उसके बारे में 18 नहीं आता। कहने का मतलब ये सहभाज्य। और ध्यान रखना, इससे 1 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें युग्म दिए होंगे, उनमें छांटना पड़ेगा आपको कौन सा सहभाज्य संख्या है या नहीं है।
कौन सा योग सहवाग संख्या का है या नहीं है। ठीक है, हमारी आवाज और सहवाग संख्या क्लियर हुई। बताइए इनमें से आवाज संख्या कौन सी है, आप बता दो कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है, आप समझने वाले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। देखो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, किसी भी संख्या का खंड कर देना, मतलब भाज्य संख्या को आवाज संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। जैसे हम लिखते हैं, मैंने लिखा 140, ठीक है, आवाज गुणनखंड कीजिए, या फिर वही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है ना। आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे खंड से, अपने ये बचपन से किए होंगे। ठीक है, ऐसे कर दोगे आप खंड, तो हमारे 140 के खंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये हमें अपनी आंसर शीट में नहीं मिलेगा देखने को, आंसर शीट में मिलेगा। देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 को लिखेंगे, इसकी खोपड़िया पर 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम 5 लिखेंगे और फिर से लिख देंगे 7। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। कोई भी संख्या है उसको तोड़ के लिख देना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है। हमने 140 को तोड़ के लिख दिया। ठीक है, बोर्ड में सवाल बनता है, एक सवाल आएगा संख्या को आवाज गुणनखंड के रूप में लिखो, हम ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया है। एक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 156, ये भी बोर्ड में कई बार देखने को मिला है। तो 156 इसको कैसे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराऊंगा मैं। ठीक है, देखो 156 कैसे करेंगे, ऐसे करके कर दो, क्या आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या, ठीक है, खंड हो गए। 156 के खंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, कोई समस्या नहीं है। अब इसको देखो, ये 2 बार है तो 2 बार से लिखेंगे, 2 3 मल्टीप्लाई 13, ये 156 के हो गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो पूछा जाएगा कि 156 को आवाज गुणनखंड के रूप में लिखो, हम लिख देंगे ऐसे। जब पूछा जाएगा कि आवाज गुणनखंड के घातों के रूप में लिखो, जब घातों का योग की बात आएगी, किसकी घातों का योग लिखना होगा, घातों का योग। जब हमें घातों का योग लिखना होगा तो हमें देखना है, देखो ये 2 है, इसकी पावर कितनी है, मतलब घात कितनी है, घात का मतलब खोपड़ी में जो संख्या की खोपड़ी में जो चढ़ाना था वही घात रहती है। जैसे मैंने लिखा 8, इसकी घात कितनी है, ये खोपड़ी में चढ़ाना तो 8 की घात 4 है। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात कितनी है, 2। ठीक है, या 3 की घात कितनी है, 1, और 13 की घात कितनी है, 1। जब कोई नहीं रहता वहाँ खुदा तो रहता है, इसलिए जिसकी पावर कुछ दिखाई नहीं दे रही है वहाँ 1 समझेगी। टोटल कितनी हो गई, 4, तो 4 में टिक कर देंगे। वो पूछेगा 156 के आवाज गुणनखंड कीजिए, तुम इस प्रकार करेंगे। वो कहेंगे घातों का योग बताइए, तुम इस प्रकार करेंगे। हो सकता है वो पूछे कि ये बताइए 156 के हमने गुणनखंड किए, ऐसे किए, और उसमें 2 की पावर क्या है, जैसे 2 की घात क्या है, जब पूछेगा 2 की घात। ठीक है, हो सकता है पूछ ले 2 की घात, तो 2 की घात कितनी है, 2, ये आंसर समझ में आ गया। अच्छा 140 है, इसमें घातों का योग कितना रहेगा, देखो 2, 1 और 1 कितने हो गए, 4। समझ में आ रही है, कैंसिल करो, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का खेल खत्म। अब सीखेंगे एलसीएम और एचसीएम, आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 3 संख्या है, एक 6 है, 72 है, 120 है। पहले इनके खंड करेंगे। ठीक है, 6 के अलग करेंगे, 72 के अलग करेंगे और 120 के अलग करेंगे, क्योंकि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो देखो 6 के खंड करेंगे, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 72 का आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 का आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनके एलसीएम और एचसीएम निकालने, तो एलसीएम एचसीएम निकालेंगे तो समझना पहले हमको इनको निकालना कैसे है। ठीक है, मैंने इनको खंड किया, इनको खंड करने के बाद 6 के आगे 72 के और 120 के। सबसे पहले हमें एक काम करना है, जो ये पावर ज्यादा इनको, हमने 6 के 72 के और 120 के गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब इनको पहले शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट में कैसे, जैसे हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय सीखा था। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 3 बाकी है, ये देखो 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है ना, 1 2 3, तो 2 की खोपड़ी पे चढ़ा देंगे 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की खोपड़ी में 2। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम 2 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। यहाँ से इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। खंड करने के बाद आप ऐसे देख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पावर वाले से निकालना कैसे, तो सुनो। सबसे पहले हमें निकालना एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसके बाद निकालेंगे एलसीएम, लासा मासा। इसको हिंदी में बोलते हैं मासा और इसको बोलते हैं लासा, कोई समस्या नहीं। अब
जब हमें मासा निकालना है तो पावर छोटी वाली लेनी है, और जब हमें लासा निकालना है तो पावर बड़ी वाली लेनी है। देखो इन सब में देखते हैं, इन सब में कॉमन कॉमन है। देखो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। तो कॉमन वाली संख्या में से हमें जो सबसे छोटी पावर है वो लेनी है। देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1, तो हम लेंगे 2 की पावर 1। ठीक है। अच्छा अब देखो 3 देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर छोटी कौन सी? 3 की पावर 1। तो हमने ले लिया 3 की पावर 1, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। मासा हम एलसीएम हम ऐसे निकाल देंगे। एलसीएम के लिए हमें बड़ी पावर लेनी है, तो देखो यहाँ देखो 2 2 2 बड़ी पावर, 2 की पावर बड़ी कौन सी? 2 की पावर 3 बड़ी है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 की पावर कितनी है? 2, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी पावर लेनी है, 3 की पावर 2। ये देखो 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1। इनका सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 3 की पावर 2 का मतलब है नाम दिया 9, 8 5 40, 4 9 36, 360। एचसीएफ 6 आ गया और एलसीएम आ गया 360। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कोई भी क्वेश्चन आएगा हमको ऐसे ही करना है। अब आपका होमवर्क है 12 15 18 का आप घर से करना, दूसरा है 16 35 और 36 का आप घर से करके लाना। ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझने से पहले हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा हमारे लिए बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 8 तथा 3 की पावर 6, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 1 का एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ, तो हम कैसे करेंगे? मैंने बताया एलसीएम के लिए बड़ी पावर और एचसीएफ के लिए छोटी पावर। तो यहाँ देखो 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 9 है, तो क्या लेंगे? 2 की पावर 9 एक नंबर में आएगा, ऐसे सवाल आया तो। ठीक है, और 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6, तो बड़ी पावर लेंगे 3 की पावर 6। या देखो 5 की पावर 8 है, 5 की पावर 1 बड़ी पावर लेंगे 5 की पावर 8। अब इसको हल करने मत बैठ जाना, वो इतनी बड़ी पावर देगा तो हल नहीं करना है। ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलेंगे और उनको ये टिक देख लेना और टिक कर देना। ठीक है, कोई समस्या हो सकता है वो ए बी में दे दे। अच्छा जैसे वो बोलेगा कि 2 संख्या, एक संख्या हमारी पी है जो ऐसे करके है, एक संख्या हमारी क्यू है जो ऐसे करके है, सॉरी मैं तो दोबारा लिखता हूँ, एक हमारी संख्या क्यू है जो ऐसे करके है। एलसीएम बताओ। हम क्या करेंगे? मैंने बताया कि बड़ी पावर लेंगे, तो क्या करेंगे? देखो एलसीएम में बड़ी पावर देखो, ए की पावर या 2 है या 3 है, तो हमको बड़ी पावर लेंगे, या बी की पावर 1 है या 3 है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछता तो छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या कैसे लेंगे? देखो ऐसे में यहाँ निकालता हूँ, ऐसे में क्या करते हैं? ए की पावर 2, ए की पावर 3, तो ए की पावर 2, या बी की पावर 3 या बी की पावर 1, तो बी की पावर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे कि इसमें नेक्स्ट लेवल का सवाल बनेगा कैसा। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा। इस पर सवाल बनेगा जैसे एचसीएफ, ये 2 संख्या है, इनका मासा दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, और एलसीएम निकालना 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करो। हम करने को तो अभी जो हमने आवाज गुणनखंड विधि सीखी है उससे भी हल कर सकते हैं, बट फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और हम इस प्रकार से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, तो इसको कैसे करना? देखो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, एचसीएफ ये है, पहले इनको लिख लेते हैं। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, तीसरी संख्या नहीं है, ये एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम हमें क्या करना है? पता करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट गुणा सेकंड एलसीएम गुणा एचसीएफ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम की जगह एलसीएम और एचसीएफ की जगह 9 को इधर पहुंचा देंगे, बराबर एलसीएम 9 से काट देंगे इसे, 9 7 63 और 9 3 27। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 8 एलसीएम आंसर। जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस प्रकार से हल करना है। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, और ये वैसे अति लघु में भी आ सकता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट में हम 2 सवाल और करते हैं, इसलिए हमारा कंसेप्ट इजी हो जाएगा। देखो 26 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 26 को मैं 156 का लासा 156 है तो एचसीएफ ज्ञात करो। हमें पता है कि एक संख्या हमारी कितनी है? 26 है।
ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 156 है और लासा दे रखा है, जो एलसीएम दे रखा है वो भी 156 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसमें रखेंगे पहली संख्या की जगह 26 मल्टीप्लाई 156 बराबर 156 और एचसीएफ रख दिया। इसको नीचे लेके आएंगे बराबर एचसीएफ, 156 से 156 कट जाएगा तो कितना होता है 26 बराबर एचसीएफ। तो हमारी दो संख्याओं का 26 और 156 का जो मासा है कितना आ गया 26। आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो अपने को सीधा करके, जो एलसीएम एचसीएफ है वो 26 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है, देखिएगा एलसीएम 16 है तथा दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है, तो एलसीएम क्या करो भाई साहब, ये क्या दे दिया, कुछ नहीं है रे बाबा। एचसीएफ कितना है 16, दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है काम सरल कर दिया। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसने किया तो ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनका दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है 3072। हमें क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना, बिल्कुल सरल। फॉर्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट गुना सेकेंड एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, इसका तो मैं दे रखा है 3072, ये दिया है हमारे लिए, एलसीएम तो दिया नहीं है, ये दिया है 16, तो एलसीएम बराबर 372/16 भाग देंगे तो आएगा 192। ठीक है, इसका आगे एलसीएम 192। अब दो क्वेश्चन ये रहे आपके दो क्वेश्चन, अगला आंसर पार्ट 2 में। थैंक यू।